सो यस सी हीट चैप्टर हमें करना है, और हीट चैप्टर में ना कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। तो यहाँ पे हीट चैप्टर को स्टडी करने से पहले मेरे पास दो चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। वो ये है कि पहली चीज हमारी ये है कि व्हाट इज टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास दो चीजें होती है ना, टेम्परेचर और हीट है, तो हमें यहाँ पे दोनों को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हीट है ये क्या होता है, और दूसरा जो हमारा टेम्परेचर है, ओके, तो ये टेम्परेचर क्या होता है, तो हमें ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करनी है। ओके ओके, इज देयर एनीवन, क्योंकि आप लोगों ने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हीट और टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है इसके Yes, बारे sir. में? हाँ, क्या होता है हीट? Sir, is the heat is the total kinetic energy of all the atoms in a substance, whereas temperature is the average kinetic energy. थोड़ा ऐसा कुछ जो समझ में आ जाए। Sir, it is a form of energy, whereas चलो ठीक है, temperature कोई tells नहीं कोई us. नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कोई बात नहीं, हम इसको और सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी मैं हीट और टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो हीट और टेम्परेचर जो है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिलहाल बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, बट ये दोनों एक ही नहीं है। बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये दोनों का जो है इंटरडिपेंडेंस है, मतलब यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब डिपेंड करने की बात जब मैं करता हूँ तो वो क्या होता है, अब हमें पता है कि हर एक कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, राइट। तो यहाँ पे थर्मोमीटर की मदद से हम जो इस टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिलहाल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, मैं डिग्री सेल्सियस में कर सकता हूँ, मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकता हूँ, और तो और मैं इसे जो है बच्चों Kelvin. कैल्विन में भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैल्विन है ये मेरा ऐसा यूनिट होता है, राइट। और डिग्री फ़ारेनहाइट और ये जो है मेरे डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट बेसिकली हम इन्हें भी यूज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम डिग्री सेल्सियस को भी अभी आपके इस लेवल पे 10th की ग्रेड पे हम यहाँ पे जो है डिग्री सेल्सियस को ही यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट को भी हम यूज नहीं करेंगे, ना ही हम कैल्विन को यूज करेंगे। ओके, बट जब आप 11th 12th में जाओगे तो मेजरली यू विल यूज कैल्विन। ओके, और यहाँ पे आप लोगों ने इनका कन्वर्जन जो है आई थिंक 9th या 8th में सीखा है कि ये कैसे एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, Yes, sir. तो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ कि हीट और टेम्परेचर को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन अ ब्रीफ मैनर। सी, जैसा अभी कहा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो हीट क्या है, ये एक मेरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे व्हाट यू मीन बाय एनर्जी, बाय द वे, ओके। और जब भी मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बस मुझे क्या होगा, ये मेरा एक डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ओके। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, अगर वो मुझे पता करना है तो वो मैं किससे पता करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ माय टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं जो है टेम्परेचर की मदद से पता कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है या कितना हॉट है। बट अभी यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो हॉट और कोल्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको अंडरस्टैंड करो ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे ओके, बहुत लोग अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं या, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा कि ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है ना, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट। व्हाट यू मीन बाय रिलेटिव हियर, रिलेटिव मतलब होता है बच्चों, ये दोनों जो है किसी पे डिपेंड, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक बकेट है, ठीक है। इसमें मैंने वाटर फिल किया हुआ है, और दूसरा बकेट जो है इसके अंदर भी मैंने वाटर फिल किया हुआ है, और एक मैं ले लेता हूँ, तीन ले लेते हैं, तो हमको जो है अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आसानी होगी। चलो, ये मैंने तीन बकेट ले लिया, ए, बी और सी, ठीक है। बकेट बोलो, बीकर बोलो, जो बोलना बोलो, चलेगा। और इसके अंदर हमने ना वाटर फिल कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर हमने वाटर फिल किया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ, और उसके हिसाब से हमें खाली बताना है कि वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। चलो, मैं बोलता हूँ कि ये जो बकेट बी है, इस बकेट में जो वाटर है बच्चों, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो टेम्परेचर वाटर है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब
अभी ऑब्वियसली ये जो दोनों टेम्परेचर है इसमें तो वेपर्स निकलने वाले नहीं है, तो आप बता नहीं सकते हो कि वो हॉट है या कोल्ड है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप अपना हाथ जो है इसके अंदर डालोगे। अब हाथ डालते ही जब आप दोनों में हाथ डालोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बी वाला कंटेनर है इसके अंदर जो वाटर है वो कोल्ड है। सही कि गलत? यस। तो सर। यू विल से दैट कि वाटर विच इज प्रेजेंट इन द बीकर बी या कंटेनर बी इज अ कोल्ड वाटर, और जो बी में है वो सी में जो है वो हॉट वाटर है। चलो ठीक है, तो ये तो मैंने बी और सी के कंपैरिजन में बोल दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, बी वाले को क्या बोला मैंने यहाँ पे बच्चों, यस क्या है, ये हॉट है कि कोल्ड है? ये कोल्ड। कोल्ड है। और ये क्या है, हॉट है। हॉट। चलो, अब मैं बोलता हूं कि जो ए वाले का जो टेम्परेचर है, ए वाले का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है लेट से 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं क्या करता हूँ, एक बार आप ए में हाथ डालते हो, एक बार बी में हाथ डालते हो, और अब आप क्या बोलोगे, बी वाला हॉट है या कोल्ड है? हॉट है। अब आप बोलोगे ये हॉट है, बिकॉज ए के कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम। तो सी यहाँ पे हम जो हॉटनेस और कोल्डनेस बता रहे हैं हम किसी कंपैरिजन के टर्म में बता रहे हैं। देयरफॉर आई एम सेइंग दैट दिस हॉटनेस और कोल्डनेस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बट यस, अगर मुझे इसको मेजर करना है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। बट अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों एनर्जीज की। अब जैसा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा, तो एक जन ने आंसर दिया कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। ओके, तो यस दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे हमें पता है, जैसे ये मैंने वाटर की बात की यहाँ पे, राइट? तो अभी ये जो वाटर है, ऑब्वियसली दिस वाटर्स आर मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, दैट इज H2O। तो ये H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल से ये हमारे वाटर्स बने हैं। बट बीइंग दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो अलग होगी। जब भी हम बात करें बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? सर। अच्छा, पहली बात, कितने लोग को काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है वो बोलो, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। सर पता है। पता है सभी को? यस। यस सर। चलो ठीक है, पता है तो दैट्स गुड। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी, एक आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होगा जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी। ओके, जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है ½ mv², है ना? तो किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड जाहिर सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी को हम किस में कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, तो वो मेरे सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे कैसे होंगे? यस, कोई मोशन में होगा या कोई किस तरीके से होगा। तो अगर मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स मोशन में है, कोई मैसेज कर रहा है क्या बार बार? अच्छा, तो अपना नाम लिख रहे हैं क्या? यस सर। ओके, तो मेरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली वो वाटर मॉलिक्यूल्स विल हैव सम एनर्जी, है ना, सम वेलोसिटी। मैं भी एनर्जी नहीं, वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो अगर आपको किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी पता है, मास पता है, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैंने जैसे एक कंटेनर लिया, ठीक है, अब मैंने कहा इस कंटेनर के अंदर मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है वेलोसिटी होगी, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ रहा हूँ मैं वाटर की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। देखो, वाटर की वेलोसिटी अलग होती है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग होती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये हर चीज में होगा, चाहे वो गैस हो, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास, हर ऑब्जेक्ट जो है किसी मॉलिक्यूल से, किसी मैटर से बनते हैं, और उनके पास कुछ ना कुछ जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी, उस एनर्जी से हमें क्या पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। एनर्जी, प्लीज माइक बंद कर दो अपना, जो भी लोग। ओके, तो यहाँ पे
जब भी मैं बात करूं किसी भी गैस की, लिक्विड की या सॉलिड्स की, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और उनके वेलोसिटी की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी को जो है हम यहाँ पे बोलेंगे हीट एनर्जी। अच्छा, क्या ये एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास होती है, क्या ये एनर्जी कांस्टेंट होती है? तो इसका आंसर है नहीं, ये एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। बट मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या मैं इस एनर्जी को कांस्टेंट कर सकता हूं? तो यस, मैं इसे कर सकता हूं बाय कीपिंग माय ऑब्जेक्ट इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। बराबर, अगर वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसका हीट एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है देखो थर्मस। पता है हमने थर्मस के अंदर देखो हम क्या करते हैं, वाटर डाल यस देते हैं, सर। कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, तो वो हॉट तो हॉट ही रहता है, कोल्ड तो कोल्ड रहता है, बट फिर भी वहां पे जो हमारा थर्मस होता है ना बच्चों, वो जो है वो कंप्लीट आइसोलेशन नहीं देता है। इस वजह से वो कुछ टाइम तक के लिए रहता है, जैसे किसी का होता है 12 आवर्स है, 18 आवर्स है, बट उसके बाद वो ऑब्वियसली अगर हॉट चीज है तो कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड है तो वो हॉट हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट आइसोलेशन नहीं देता है, बट हाँ इतना आइसोलेशन देता है कि हम यहाँ पर जो है कुछ समय तक उसका जो एनर्जी है वो हम कांस्टेंट रख सकें। तो ओके, तो यहाँ पे है कि एनर्जी को हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं कर सकते, बट अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में जाएंगे तो उसे हम कांस्टेंट जो है कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी दैट कि अभी ये जो मेरे एनर्जीज हैं, ठीक है, जिस अभी एनर्जीज की मैं बात कर रहा था। सर हाँ, यस, सर हर मॉलिक्यूल्स के पास अपनी डिफरेंट एनर्जी रहेगी हाँ हाँ, या सेम रहेगी सर? किस कौन से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो? सर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। देखो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करोगे तो उनका जो हम एवरेज एनर्जी लेते हैं कभी भी, ठीक है, हम उनकी जो है कभी भी एवरेज एनर्जी लेते हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी बच्चों। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सी, जैसे मैंने अभी एक सिंपल एग्जांपल लेना है आपके लिए। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, अब मैं थोड़ा गैस के एग्जांपल्स में जाता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा समझेगा वो इजीली। ये सपोज मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपको दिख रहा है वो कंटेनर? यस सर। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर जो है बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो भी गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना बच्चों, अभी हमें पता है कि कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना। बट यहाँ पे होता क्या है पता है कि ये ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये आपस में टकराते हैं, मतलब इनके बीच में कोलिजन होता है, ठीक है, इनके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराने की वजह से इनकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और जब भी इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से क्या होता है, हम यहाँ पे ना कभी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है, हम ये सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी लेंगे और एवरेज वेलोसिटी से एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है या सेम होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेनर में, ठीक है। ये जिसका भी क्वेश्चन था उसको समझ में आ गया आंसर? यस सर। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे, तो ये तो मेरी बात हो गई हीट को लेकर के। तो ये जैसा हमारा क्वेश्चन था कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हीट एनर्जी बढ़ा सकता हूँ क्या, तो यस मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं उसे एक्सटर्नली हीट एनर्जी दे सकता हूँ। अब मैं एक्सटर्नली हीट एनर्जी उसे दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हीट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट करूँ, अभी हीट कैसे करूंगा, मैं उसे फायर दूंगा नीचे से। मान लो ये मैंने वाटर की बात कर ली, अब अगर मैंने नीचे से यहाँ पे फायर दे दिया इसे, है ना, मैंने यहाँ पे नीचे से क्या कर दिया, फायर दे दिया। अब ये क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके ये अपने मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी, और हीट एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसका हीट एनर्जी इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आपका हीट एनर्जी बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। तो हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। इफ हीट एनर्जी डिक्रीजेस सो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो ये तो हुई फिलहाल हीट और टेम्परेचर की बात है। अब यहाँ पर जो है हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये यहाँ पे हीट तो हो गई, बट हमें यहाँ पे भी कुछ चीजें देखनी है कि अभी हीट एनर्जी बहुत टाइप की होती है, जैसे लेटेंट हीट होता है, स्पेसिफिक हीट होता है,
ठीक है। तो फिलहाल आपके इस चैप्टर में हम लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट को अंडरस्टैंड करेंगे, और इसी 2 हीट में हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। और कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई है आपको, बिकॉज लो लेवल पे हो 10th स्टैंडर्ड पे, बट इतना आपको पढ़ना जरूरी है और ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी देखना है कि जो टाइप्स ऑफ हीट एनर्जी है मेरे पास, राइट। तो सबसे पहला है लेटेंट हीट एनर्जी। ओके, तो सबसे पहला अभी हम कौन से देखेंगे, व्हाट इज लेटेंट हीट एनर्जी। ओके, ओके, नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट। देखो, अगर बच्चों मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करना हो, ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज लेटेंट हीट। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करना हो, राइट, सो मैं बोलता हूं यहां पे, इफ वी वांट टू चेंज द फेस, फेस मतलब समझते हो आप लोग, फेस ऑफ Yes, एनी sir. ऑब्जेक्ट। ओके, तो फेस मतलब जैसे कोई लिक्विड फेस में है, वाटर फेस, सॉरी गैसियस फेस में है, सॉलिड फेस में, तो फेस होता है। तो इफ वी वांट टू चेंज द फेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात बहुत ध्यान में रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो फेस चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वो फेस चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे हीट सप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना फेस चेंज करे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट समझा सबको क्या है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ वगैरह है, वो भी Yes, करेंगे। sir. पहले आपको समझ रहा है क्या लेटेंट हीट क्या है, वो समझो पहले। ठीक है, तो लेटेंट हीट यहाँ पर क्या है, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करना हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, बराबर, जैसे मेरे पास अगर सपोज आइस है, अब आइस को मुझे सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना है, तो वो मेरा फेस चेंज हो रहा है। सपोज एक मेटल रॉड है मेरे पास, सॉलिड फेस में है, उसको मुझे मेल्ट करना है, तो उसको फेस चेंज करना है, सॉलिड टू लिक्विड करना है। तो उस वक्त जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करूंगा, और फेस चेंज करने के लिए मुझे जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट। ओके, एवरीवन क्लियर विद द लेटेंट हीट। Yes, sir. ओके, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज कर रहा हूँ, उसी को हम लेटेंट हीट बोलेंगे। तो अभी मान लेते हम कुछ एग्जांपल के तौर पे करते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने अगर सपोज एक बीकर लिया, अब आपके बुक में एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने मान लो एक बीकर ले लिया। ओके, और इस बीकर में जो है हमने आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है, बीकर के अंदर हमने क्या क्या ले लिया, आइस क्यूब्स। ओके, तो हमने बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लिए इसके अंदर। ओके, आइस क्यूब्स हैं। अभी मैं कहता हूं कि बच्चों इनका आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर है ना, मान लो वो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड स्टेट में होने वाले हैं। ओके, तो मैंने इनको नीचे से अभी हीट करना है, नीचे से मुझे इसको हीट देना है, मतलब मुझे यहाँ पे आग लगानी है इसके नीचे। तो मैंने एक बर्नर रख दिया, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बर्नर रख दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक जो है बर्नर लगा दिया। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, फायर निकलेगा। ठीक है, और फायर निकलेगा तो ये क्या होगा, ये इसको हीट अप करेगा। ठीक है, ये इसको हमारे कंटेनर को हीट करेगा। अब ये जो फायर निकल रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्या देगा, ये यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये मेरा है यहाँ पे हीट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे जो लिक्विड आइस क्यूब्स हैं, मैंने कहा इनका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इनका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं भी एक आपको एजम्पशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इनका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, और मैं यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, मैं हीट दूंगा तो ये उनको एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है नहीं।
तो ये तो हीट एनर्जी जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा एब्जॉर्ब करेंगे, अगर मैं नहीं भी करता हूं तो सराउंडिंग से ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस और आइस का जो है -20 है, तो ऑब्वियसली कोई भी जो चीज होगी वो रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगी, चाहे वो बहुत ठंडी हो या बहुत गर्म हो। तो यहाँ पे जो ठंडी चीज होती है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और जो गर्म चीज होती है वो हीट एनर्जी को लिबरेट करती है टू कम एट द रूम टेम्परेचर। तो चलो मैंने इसे हीट करना स्टार्ट किया। ओके, अब मैं इसका ना ग्राफ भी बना देता हूँ साथ ही साथ में, तो क्या है चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। जस्ट अ सेकेंड ना। चलो ठीक है, मैं ग्राफ के लिए कुछ ढूंढ रहा था, थोड़ा स्केल वगैरह मिल जाए, अदरवाइज मैं इसी के स्केल से बना देता हूँ। ओके अच्छा बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, 10 मिनट में मीटिंग यस एंड होने सर। वाला है। मीटिंग एंड होगा तो फिर से आप लोग रीज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ, तब तक हम ओके अपना सर। काम करते हैं, अगर एंड हो गया तो फिर से रीज्वाइन करना। ओके, मैं ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे कुछ प्लॉट करता हूँ। मुझे ये ब्लैक में चाहिए था, चलो कोई नहीं, ग्रीन से ही कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एक्सिस बन गया, ठीक है? तो ये हमारा दो एक्सिस हो गया यहाँ पे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है? अब इन पे हम कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है, तो हम वाई एक्सिस पे बच्चों ना, हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे जो हम टाइम ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर चेंज होगा ना, ठीक है? तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या ले लेना है? टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। ओके, तो मैं टाइम अभी मेरे हिसाब से रैंडमली ले लेता हूँ। आपके मैं अभी जो ग्राफ बनाऊंगा वो आपके बुक में दिया है, एग्जैक्ट वैसा ग्राफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको खाली अंडरस्टैंड कराने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो अब यहाँ पे सपोज मैंने टाइम लेना स्टार्ट किया, लेट्स से यहाँ पे मेरा टाइम है बच्चों, यहाँ पे मेरा टाइम है 0 मिनट, ठीक है? यहाँ पे टाइम है मेरा लेट्स से 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करता हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है? ये मेरा टाइम हो गया। मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली ये मेरा जो है, ये मेरा ओरिजिन है, ये पॉइंट, तो इसके ऊपर वाला सारा पॉजिटिव टेम्परेचर होगा, है ना? तो ऊपर मैं ले लेता हूँ लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मुझे यार और चाहिए रहेगा 90, और ये टॉप पे मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है? टॉप पे मैं 100 ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एक्सीड कर देता हूँ मेरे ग्राफ को। मैं ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 90, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 100, ठीक है? यहाँ पे ले देता हूँ टाइम, सॉरी टेम्परेचर। चलो, तो अभी मेरा जो टेम्परेचर था वो कितना था बच्चों? -20, है ना? टेम्परेचर कितना था मेरा? -20। 20। ओके, तो -20 तो ऑब्वियसली इसके नीचे आ जाएगा, है ना? -10, और यहाँ पे आएगा -20। ओके, चलो,
ओके, ये अभी सबको ग्राफ लाइन दिख रहा है प्रॉपरली? ओके, यस सर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे जो प्लॉटिंग करना शुरू करता हूँ, ठीक है, प्लॉटिंग करना शुरू करता हूँ। देखो जीरो टाइम पे, अभी आप यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा छोटा ही रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे इजीली। ओके, देखो जब मेरा टाइम जीरो था बच्चों, है ना, जब मेरा टाइम जीरो था, जब मैंने मतलब हीटिंग स्टार्ट नहीं किया था, तो उस वक्त टेम्परेचर कितना था आइस क्यूब का? -20। तो मैंने यहाँ पे -20 पे मान लो रेड मार्क कर दिया, ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है, कहाँ पे? एट 0 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं धीरे धीरे इसको ना हीट करता हूँ, इसको, हमारे आइस क्यूब्स को। अब जब मैं इसे हीट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा, -20 से -10 होगा, फिर वो -10 से -5 होगा, फिर 0 पे आएगा, राइट। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे हमारे जो आइस क्यूब्स हैं बच्चों, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हुए। अब ऑब्वियसली मेल्ट होने में उन्हें टाइम लगेगा, तो मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मान लो मैं इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए। अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए पे मेरे जो मेरा जो टेम्परेचर था, ठीक है, वो हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस। बट अभी आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। मान लो मेरे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है, मेरे पास एक आइस क्यूब है, कुछ ऐसे। अब हमें पता है कि इसको मैंने ऐसे ही रख दिया तो ये आइस क्यूब क्या होने वाला है, मेल्ट होने वाला है, ठीक है, तो पानी जो है इसका बाहर आएगा सब। बट हमें ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी कोई एक आइस क्यूब मेल्ट होता है, तो अभी ये आइस जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है, ध्यान से सुनना, जब तक ये आइस पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक इस वाटर का और इस आइस का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। क्या कहा मैंने ये कहा जब तक मेरा पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है, जो उसके साथ में वाटर है वो वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर एक बार पूरा आइस मेल्ट हो गया, उसके बाद फिर उनका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा कि चलो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया थोड़ा, है ना, थोड़ा ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया, तो मैं ये देखता हूँ कि मेल्टिंग होते 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 ये जो है 0 डिग्री पे आ गया, ठीक है, 0 डिग्री पे आ गया। अब ये कब तक 0 पे रहेगा? जब तक पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसे भी तो टाइम लगेगा ना थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फेस ट्रांजिशन। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फेस ट्रांजिशन। इस फेस ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस फेस ट्रांजिशन में सॉलिड इज बीइंग गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना फेस चेंज करे बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो यहाँ पे देखो ये 1 मिनट के आसपास जो है ये 0 डिग्री हो गया, बट ये जब तक पूरा 0 ना हो जाए तब तक ग्राफ मेरा स्ट्रेट जाएगा, टाइम के साथ साथ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, स्ट्रेट जाएगा। अब मैंने देखा कि जब वो 3.5 मिनट पे आ गया इस पॉइंट बी पे, तो मेरा सारा आइस जो है मेल्ट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे होता क्या है। अच्छा मैं एक काम करूँ ना बच्चों, 2 मिनट बाकी रह गया, आप मीटिंग एंड करके फिर से ज्वाइन करोगे क्या? ओके सर। कि मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ हमने क्या क्या किया। मैंने कहा कि हम यहाँ पे लेटेंट हीट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेटेंट हीट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैंने एक जो है बीकर लिया है, या आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो है एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर मैंने आइस डाल दिया, ठीक है, और आइस क्यूब्स डाल दिए थे। अब उनको मैं नीचे से हीट करता हूँ, और मैंने कहा मेरे आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर है वो है -20 डिग्री सेल्सियस। अब मैं जब इन्हें हीट करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपना टेम्परेचर जो है रेस करेंगे, ठीक है। तो वो अपना जो टेम्परेचर रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे धीरे धीरे टेम्परेचर जो है -10 -5 और 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जब भी कोई एक आइस होता है, तो वो जब मेल्ट होता है आइस, तो वहां पे वो वाटर फॉर्म करता है मेल्टिंग के वक्त। बट हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी एक आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो, तो वो जब तक आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उस पूरे आइस का और वाटर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमने ग्राफ बनाया था। इनिशियल ग्राफ मेरा पॉइंट जो है ये पहले मेरा ग्राफ जो था यहाँ पे था -20 पे, है ना। अब टाइम के साथ साथ वो जो है ऊपर बढ़ते गया,
ऊपर बढ़ते गया, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ ये क्या हुआ मेरा जो है ऊपर बढ़ते गया ग्राफ। अब कुछ 1 मिनट के लगभग हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पे पहुंच गया। अब ये 0 डिग्री से जो बच्चों ये टेम्परेचर है, अब ये पॉइंट बी तक आ गया, मतलब लगभग 3.5 मिनट तक, और 3.5 मिनट तक उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और वो सारा का सारा जो आइस था अब वो मेल्ट हो करके 0 डिग्री पे पहुंच गया है। मतलब यहाँ पे मैं बता दूं इस ए टू बी के बीच में क्या हो गया फिर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो ए और बी के बीच में हो गया है। ओके, तो ए और बी फेस में क्या हो गया, यहाँ पे ए और बी फेस में यहाँ पे हमें जो है हमने ये देखा कि हमारा सारा का सारा जो आइस था, ठीक है, वो अब जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। इस पॉइंट ए से बी की बात कर रहा हूं मैं, ये ए से बी की तरफ। मतलब अब ये जो है परफेक्टली 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आ गया है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इस वक्त क्या होता है। जैसे मैंने आपको तो सिंपल वर्ड में बोल दिया कि इस लेटेंट हीट में जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपना टेम्परेचर जो है रेज नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो कि ए और बी के बीच में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपने देखा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर 0 ही है, बट यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। तो ये क्या, तो ये हीट एनर्जी जाती कहाँ पर है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर वो फेस चेंज नहीं करता है तो ये हीट एनर्जी जाती कहाँ है बच्चों। तो मैं बता दूं आपको, ए और बी के बीच में क्या होता है, वो जितनी भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, वो सारी की सारी हीट एनर्जी यूज हो जाती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। मतलब यहाँ पे हमारे जो आइस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, उन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करने में वो एनर्जी को यूज कर लेता है। तो इस वक्त ये होता है, ठीक है। तो हम जो भी हीट एनर्जी को देते हैं तो वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऊपर, है ना, कि हमारा हीट एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप हीट दो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इस केस में तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि वो जो भी हीट एनर्जी हम देते हैं वो हीट एनर्जी को यूज करता है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, हमारे आइस के बीच में जो भी बॉन्ड्स है, और वो बॉन्ड ब्रेक होकर के जब पूरे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीटली जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट बी है बच्चों यहाँ पे ग्राफ में, ये पॉइंट बी मेरा कंप्लीट लिक्विड फेस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, पॉइंट बी इज कंप्लीट लिक्विड फेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट पॉइंट ए जो है वो अभी भी सॉलिड फेस में है थोड़ा थोड़ा एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट बी के बाद क्या होगा, अब मैं हीट एनर्जी तो कंटिन्यूसली दे ही रहा हूँ, अब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, तो हीट एनर्जी के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब हमारा जो ग्राफ है वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देख रहे हो हमारा ग्राफ कहाँ पहुंच चुका है बच्चों, यस, ग्राफ हमारा पहुंच चुका है टिल 100 डिग्री डिग्री, सेल्सियस। है ना। तो ये टिल 100 डिग्री पहुंच चुका है ग्राफ। अब फिर से दो चीजें होगी, अब फिर से यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे आने के बाद बॉईल होना स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे वो फिर से अपना फेस चेंज करेगा, अब फिर से वो जो है लिक्विड से जो है गैसियस स्टेट में जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा। तो इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो ये पॉइंट सी पे क्या होगा, अब मेरे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों एब्जॉर्ब करेंगे, बॉन्ड्स को और ज्यादा ब्रेक करने में, बॉन्ड्स को और ज्यादा ब्रेक करने में। तो पॉइंट डी तक जाएगा वो, ठीक है, बॉन्ड सारे ब्रेक हो गए। अब वो वेपर बनना स्टार्ट होगा, और वेपर का टेम्परेचर हमने इसलिए पढ़ा है ना कि हमारे जो स्टीम होते हैं, स्टीम का जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू वेपर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनके पास वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो इसलिए देखो हमने स्टीम इंजन जो है था, पहले स्टीम इंजन चलते थे, क्योंकि स्टीम इंजन में बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा एनर्जी होती है ना, तो स्टीम में बॉइलिंग वाटर से ज्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पे ये जो दो फेस हमने देखे ए टू बी और सी टू डी, ये दोनों फेस में क्या हो रहा है बच्चों, इन दोनों फेस में हमारा जो है हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, बट उसके साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इन दोनों फेस में, ए टू बी में और सी टू डी में।
तो इन फेस को हम बोलेंगे लेटेंट हीट, ठीक है, इनको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। बट यहाँ पे हम इसको कुछ और नाम देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे नाम, क्योंकि दोनों अलग फेस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा ए और बी के लिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाय अ यूनिट मास। तो जैसे मैंने एक यूनिट मास कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, और उस फेस में क्या होगा, वो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेस। तो अगर सॉलिड लिक्विड फेस में कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा बच्चों, स्पेसिफिक, क्या लिख देंगे, ओके, इसको हम नाम क्या देंगे बच्चों, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये मेरा ए टू बी का नाम होगा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको याद रखना है, इस केस में क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमारा जो सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्या, वो ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ। और एक चीज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी लिख दिया, अब याद रख लो टेम्परेचर है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको, यस, यस सर। ओके। सी और डी के लिए क्या लिखोगे आप, सी डी के लिए क्या लिखोगे बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी देखो मैंने इसको बोला, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया नीचे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, तो मैंने बोला किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट यहाँ पे तो सॉलिड नहीं है, यहाँ पे तो हमारा लिक्विड है, और लिक्विड से जो है वो गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ ना, सी से डी पे जाने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब at constant temperature by a unit mass of a liquid to convert into gaseous state, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मैं आपको लिख देता हूं, इसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में पता है कि हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में, राइट। तो लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा गैसेस में। और दूसरी चीज, यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। तो ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में हमने ये सीखा कि ओके, तो इस ग्राफ में हमने ये देखा कि हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को जब भी हीट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करेंगे तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके अपना जो है फेस चेंज करेगा। और दो चीजें होगी, या तो वो फेस चेंज करेगा, या तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है। अगर वो फेस चेंज करता है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर वो फेस चेंज नहीं करता है तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट एनर्जी, ओके। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस ग्राफ, यस। किसी को कोई डाउट है यस इसमें, सर। यस बोलो, किसी को कोई डाउट है इस ग्राफ में अभी, नो सर। ओके। हम यहाँ पे जो भी एनर्जी देंगे ना बच्चों, वो एनर्जी का हम यूनिट क्या लेंगे, यहाँ पे हम जो एनर्जी देंगे तो वो हम जूल्स में देंगे, ठीक है। तो मैं एनर्जी जो होगी मेरी वो जूल्स में होगी, बिकॉज एनर्जी यूनिट जूल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है किलो जूल भी ले सकता हूँ, ठीक है, या ग्राम जूल भी ले सकता हूँ। बट अगर मैंने किलो जूल लिया, राइट, अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो प्रोवाइड किया, तो अगर मैं किलो जूल लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे केजे लिखता हूँ, केजे मतलब किलो जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम, है ना। अगर मैंने जैसे मैंने 1 किलोग्राम मैंने आइस ले लिया, तो 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करने में कितनी किलो जूल्स ऑफ एनर्जी लग जाएंगी, तो वो ऐसे यूनिट हमारे बनेंगे, ओके।
तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है इस पॉइंट ए बी पे। अच्छा एक चीज और हो रहा है पॉइंट ए बी पे, किसी ने कौन बताएगा क्या हो रहा है? और एक यस, पॉइंट ए बी पे कुछ चीजें और हो रही है, मैं बताऊं क्या हो रही है? पॉइंट ए बी पे एक चीज ये हो रही है कि यहाँ पर हमारा जो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे आइस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे भी मैं वाटर नहीं, मैं कोई भी एक सब्सटेंस ले लूं, तो जिस भी सब्सटेंस पे अगर कोई भी एक सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो फिलहाल हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वाटर का हमें पता ही है मेल्टिंग पॉइंट 0 है, तो इसलिए ये जो ए बी ग्राफ है आप देख रहे हो कि ये साफ साफ 0 डिग्री पे है। तो ये जो मेरा होगा इसको हम ए और बी को हम यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बोलेंगे। तो ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? यस, सी और डी वाले बॉइलिंग पॉइंट को क्या पॉइंट। बोलेंगे? यस, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये दो चीजें भी थी इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, so this by this we complete the two things here. One is latent heat of like fusion and दूसरा था latent heat of vaporization. Okay, अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है रीजलेशन। ओके, जिसका नाम है यहाँ पे रीजलेशन। अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ओके, अनिकेत मोबाइल के स्क्रीन पे कुछ करो मत। Okay, now we will see the another topic, that is regelation. Okay, देखो रीजलेशन क्या होता है बच्चों। अनिकेत चौहान, ओके, देखो रीजलेशन क्या होता है यहाँ पे। आई से यू रीजलेशन मतलब यहाँ पे जब भी हम, अच्छा आप लोगों ने गोला खाया सभी ने? यस सर। अब देखो गोला वाला क्या करता है, वो पहले आइस को क्रश करता है ना मशीन में, और क्रश करने के बाद वो क्या यस करता सर। है गोले को एक ग्लास में डालता है, वो क्रश्ड आइस को एक ग्लास में डालता है और उसमें एक बीच में लकड़ी डालता है और उसको हाथ से दबाता है जोर से, है ना? तो जब वो उसे जोर से हाथ से दबाता यस है सर। और वो जब बाहर निकालता है तो आप देखते हो कि वो सारा जो आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो ज्वाइंट हो चुके हैं ना, जुड़ चुके हैं। तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं रीजलेशन। तो रीजलेशन क्या है मेरा, जब ये प्रॉपर्टी है आइस की बच्चों। whenever we apply a pressure on the ice, right, तो जब भी हम आइस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आइस जो है ना मेल्ट होगा हल्का सा, तो वो क्या होगा, वाटर फॉर्म में आएगा। और जैसे ही हम उस प्रेशर को रिलीज करेंगे ना तो वो वाटर फिर से सॉलिड बन जाएगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है रीजलेशन के लिए, एक तो मैंने गोले वाला एग्जांपल दे दिया, अब आपके बुक में एक एग्जांपल ये दिया हुआ है कि मान लो एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, कुछ ऐसे टेढ़ी लाइन जा रही है। ओके, तो एक ऐसा मेरे पास आइस का जो क्या है टुकड़ा है। ओके, इसको मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो टेबल भी बना देते हैं। तो मान लो मैंने इसको एक टेबल के ऊपर क्या किया है, रख दिया है। थोड़ा दूर से लेता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। ओके, सो ये हमने क्या किया, इसको टेबल के ऊपर जो है रख दिया। अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, इसको ना हम इसके बीच में वेट्स लगा देंगे, ठीक है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, कुछ वेट्स लगा देंगे। तो मैं कुछ ऐसे वेट्स लगाता हूँ, ठीक है, आप देखते रहना कैसे लगा रहा हूँ मैं। तो मैं एक लेट से तार ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने एक तार ले लिया, वो तार को मैंने इसके सेंटर से लटका दिया, एक मैंने उस साइड लटका दिया
और एक मैंने इस साइड लटका दिया, और दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, उनके ऊपर ना मैंने वेट्स लटका दिए ना, कुछ केजी के मैंने इनके ऊपर वेट्स लटका दिए। लेट्स से इसका वेट मैंने कह दिया 5 केजी है, और इसके बैक साइड में भी ऐसे ही मैंने 5 केजी जो है लटका दिया। अब क्या होगा, इस सेंटर फेस में प्रेशर अप्लाई होगा, है ना, इस सेंटर फेस में क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। और इस प्रेशर की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, रीजलेशन में क्या होगा, जब भी हम आइस पे प्रेशर देंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, राइट। तो जब भी हम आइस को प्रेशर देते हैं तो वो सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये आइस है वो अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये जो मेरा तार है ये इस आइस के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट Yes, एवरीवन, sir. राइट। तो ये जो तार है ये इस आइस के अंदर पेनिट्रेट होगा। पर जैसे ही वो उसके अंदर पेनिट्रेट होगा तो इसके ऊपर का जो लेयर था जहां पे वो लिक्विड में बन गया था वो फिर से क्या होगा, आइस बन जाएगा, और वो फिर से जुड़ जाएगा। और धीरे धीरे देखते देखते क्या होगा ना बच्चों, कि ये जो पेनिट्रेशन है ना, धीरे धीरे ये तार नीचे 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 आते जाएगा, नीचे नीचे आते जाएगा। और एक पॉइंट आएगा कि वो पूरा नीचे आ जाएगा, है ना, ये तार जो है पूरा नीचे आ जाएगा। और हम जब देखेंगे ये आइस को तो वो आइस ब्रेक नहीं रहेगा, वो जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो इसको, ये भी जो मेरा प्रॉपर्टी है रिजलेशन का प्रॉपर्टी है। तो आपको यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हम whenever we apply pressure on the ice, तो ice will melt, and by when we remove the pressure, तो that melted ice, मतलब वो जो वाटर बना हुआ रहेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, रीजलेशन, मतलब वो फिर से क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा, और वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, वहां पे वापस फिर से अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, डेफिनेशन बोल देता हूँ आपको, आपके बुक में दिया हुआ है। द phenomenon in which the ice converts into liquid due to applied pressure and reconverts into ice when the pressure is removed is called regelation. So everyone clear with this regelation? Yes, sir. कोई डाउट है यस इस सर। regelation में? नहीं ना, सिंपल सा टॉपिक था बहुत ये। ओके, तो ये जो कुछ चीजें हमने की आज, तो ये हमारी रीजलेशन के ऊपर था सारा चीजें। ओके, सो हियर वी, हमने आज कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपका लेक्चर कब तक है वैसे आज? 5 ना, कितना हो गया अभी? 5:30. अच्छा 5:30 तक है आप लोग का आज, चलो ठीक है फिर, अच्छा यस सर। चलो बढ़िया है बढ़िया है। ओके, तो देखो ये मेरा हीट हमने स्टार्ट किया, हमने जो है पहले सबसे हीट और टेम्परेचर को अंडरस्टैंड किया, हमने फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी को अंडरस्टैंड किया, फिर हम लोग ने देखा कि कैसे जो है लेटेंट हीट जो है डिपेंड करता है, और उसके बाद हमने उसके ग्राफ को अंडरस्टैंड किया। और यहाँ पर जो है हमने एक लास्ट टॉपिक देखा, रीजलेशन। ओके, अब इसके बाद जो एक टॉपिक हम और देखेंगे, मतलब इसके बाद जो है वो है एक एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, इसके बाद का एक टॉपिक है वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा आज का आई थिंक इसी में सेशन खत्म हो जाएगा, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर करने में ही। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, so the next topic which we will see now, that is anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water जो है बच्चों वो क्या है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है एक बहुत। सब बहुत ऊपर लिख दिया है क्या? Okay, so now this anomalous behavior of water. Now what is this? A very simple and very easiest topic. अनिकेत क्या लिख रहे हो? अच्छा, आप लोग को भी दिखता है क्या वो लिखता है तो? Yes, sir. सर। यस सर। ओके, तो मत लिखो यार, डिस्टर्ब मत करो किसी को।
ओके, सॉरी सर, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो देखो बच्चों, ये एनामोलस बिहेवियर जो है वाटर का, ये क्या है, कैसा कैसा है। तो यहाँ पे देखो, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड करने के पहले हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या है और क्या बताते हैं, हमें क्या सीखना है उनसे। तो यस, सी, जब भी हम बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की, तो हमें दो तीन चीजों को समझना है। वो ये है कि सबसे पहली चीज जो है, डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज डेंसिटी। आपको पता होगा ये डेंसिटी क्या है, बट यहाँ पे बच्चों डेंसिटी और वॉल्यूम का ना कुछ रिलेशंस है, और इसी डेंसिटी और वॉल्यूम के रिलेशन को लेकर के ये जो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, ये सामने निकल के आता है। ये एक ऐसा बिहेवियर है वाटर का जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, बट वो होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। सी, डेंसिटी सभी को पता है। डेंसिटी क्या होती है, जैसे अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लिया, मेरे पास सपोज एक रूम है, इस रूम में मान लो 10 लोग हैं। ठीक है, मैंने 10 से ज्यादा ही बना दिया। और सेम साइज का एक और रूम है, ठीक है, और इसमें मैंने कह दिया कि 100 लोग हैं। इसमें कितने हैं, 100 लोग हैं। तो डेंसिटी ऑफ पीपल जो है वो किस में ज्यादा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, सेकंड वन। सेकेंड वन में। तो डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कोई भी चीज कितनी ज्यादा है, उसी को हम यहाँ पे डेंसिटी बोलेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में डेंसिटी लो है, सेकेंड वाले केस में डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी और बच्चों जो वॉल्यूम का रिलेशन होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन जो है, सर हाँ, सर बोलो बोलो। में ना दो अनिकेत है, तो हाँ, आप पूछो उसमें से ओरिजिनल कौन है। अगर जो जवाब देगा उसको रहने दीजिए, सेकंड को उसमें से प्लीज लेफ्ट कर दीजिए, क्यों, मतलब निकाल एक्सक्यूज मी दीजिए। दीदी, नहीं उसने सॉरी हाँ किया एक्सक्यूज था मी बोलिए। उसने। दीदी, कोई तो मेरे नाम पे आके, किसको लिंक मिल गया लगता है, कोई तो मेरे नाम पे आके मेरे को प्राइवेटली मैसेज करता है, तू कौन है, निकल जा, ऐसा ऐसा करके हिंदी में लिख रहा है मेरे सर दीदी। प्लीज वो सेकंड वाले अनिकेत को लेफ्ट कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए ग्रुप से। अब वो सेकेंड अनिकेत कौन है, आप भी, तो आप भी निकाल सकते हो ना। नहीं सर, अभी ये होस्ट लेफ्ट आपको कर किया दिया। है ना मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। और दीदी कुछ भी चैट पे लिख रहा हो, और मेरा सर को लग रहा है अगर मैं कर रहा हूँ। अभी मैं नाम पढ़ता हूँ यहाँ पे, अनिकेत नहीं, लेफ्ट कर चंद्रन, दिया सर, उसने लेफ्ट कर दिया, अनिकेत उसने चंद्रन। खुद ही लेफ्ट कर अच्छा, लेफ्ट कर दिया, चलो दिया। कोई बात नहीं, ठीक। अच्छी बात है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो मेरी डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा किसकी है, सेकंड केस की। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा, आपको याद रखना है कि ये क्या लिख रहा हूँ। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा बच्चों, वो कैसा होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब क्या होगा, अगर डेंसिटी, अगर सपोज मेरा डेंसिटी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे इन दोनों केस में आप देखोगे, यहाँ पे कम लोग हैं सेम वॉल्यूम में, बट सेम वॉल्यूम में यहाँ पे लोग ज्यादा है, तो इनके लिए वॉल्यूम कम हो गया ना, इनके लिए वॉल्यूम ज्यादा है। फर्स्ट, ये अगर मैंने ए और बी फिगर दे दिया, तो ए वालों के लिए वॉल्यूम ज्यादा है, बी वालों के लिए वॉल्यूम जो है कम हो चुका है, क्योंकि बी वालों के लिए डेंसिटी ज्यादा है, ए वालों के लिए डेंसिटी कम है, तो इनके लिए वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम क्या, एक स्पेस, उनको एक ज्यादा स्पेस मिलता है। ओके, अब यहाँ पे एनामल्स बिहेवियर ऑफ वाटर में, अब बच्चों आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हमारा जो आइस होता है, वो आइस जो है वो वाटर में फ्लोट होता है क्या बच्चों, यस सर। है ना। तो आइस जो है वो वाटर में फ्लोट करता है। सो बीइंग इन सॉलिड स्टेट, हाउ आइस कैन फ्लोट इन वाटर। तो ये तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बिकॉज बनता है इट्स डेंसिटी कि इज लेस। सॉलिड स्टेट में होने के बावजूद भी जो है वो जो है वाटर में फ्लोट करता है। तो इसका आंसर जो है इस एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर में छुपा हुआ है। ओके, तो कैसे है ये, क्या होता है इसके अंदर, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब देखो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर जो है ना, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको जरा अभी टेक्स्ट बुक पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको जरा टेक्स्ट बुक पे लेकर के चलता हूँ। आपका टेंथ, आप टेंथ वाले हो ना सब, ओके, है टेक्स्ट बुक है, एक सेकेंड ना।
ओके, सबको ये टेक्स्ट बुक का पेज दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ना टाइम लेता है लोड होने में। ओके, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इस होप्स अपैरेटस को अंडरस्टैंड करेंगे जो नीचे दिया है इसके। ओके चलो, अब देखो इस ग्राफ में बच्चों आपको जो वाई एक्सिस है यहाँ पे ना वॉल्यूम लिया हुआ है वाटर का, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे ये लोगों ने टेम्परेचर लिया हुआ है। ओके, अब आप एक चीज देखोगे कि ये वॉल्यूम जो है हमने 4 डिग्री पे जो है, अभी आप यहाँ पे देखो ग्राफ तो है ना अलग दिख रहा है। अब जैसे जैसे आपको मैंने कहा था कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो जब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास लेट से एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में अगर मेरे पास वाटर है और उस वाटर को अगर मैं हीट करता हूं, तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, वेन एवर वी हीट एनी ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है। इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन। सो वेन एवर वी हीट एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपांड। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं, आप सॉलिड को भी हीट करोगे तो भी वो एक्सपांड होगा, बट यस वो जो एक्सपांशन होगा दैट एक्सपांशन विल बी इन मिलीमीटर्स, तो वो आपको आंखों से नहीं दिखेगा बट मेजरमेंट करने पे पता चलेगा। ठीक है, बहुत प्रिसाइसली मेजर करोगे तो यहाँ पे इसको बच्चों हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो जैसे अगर मैं वाटर को भी हीट करता हूँ तो हमारा जो वाटर जो है, हमारे पास 10 मिनट बच्चों, फिर से मीटिंग एंड होगा, 10 मिनट फिर से रिजॉइन करना। ओके, तो ये जब मैं वाटर को हीट करता हूँ तो ये वाटर क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, और उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे थर्मल एक्सपांशन। तो अभी आप देखो मैंने ना टेम्परेचर यहाँ पे लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और मेरा जो टेम्परेचर है बच्चों ये 0 से लेकर के ना 10 तक जा रहा है, मतलब मैं 10 डिग्री तक जा रहा हूँ। अब आप देखोगे 0 डिग्री पे वाटर का जो टेम्परेचर है, सॉरी 0 डिग्री पे वाटर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ टेम्परेचर, अब हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपांशन वेन एवर आई हीट एनी ऑब्जेक्ट सो इट शुड एक्सपांड। बट यहाँ पे तो उल्टा केस हो रहा है, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज एक्सपांड होती है तो क्या होता है, जब भी कोई चीज एक्सपांड होती है तो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीजेस। इंक्रीज। यस इंक्रीजेस। यस, तो वेन एवर आई हीट एनी ऑब्जेक्ट, राइट, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। बट आप इस केस में देखोगे मैं यहाँ पे 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जा रहा हूं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये कहां तक डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ये 4 डिग्री तक डिक्रीज हो रहा है। और 4 डिग्री के बाद जब आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करोगे तो आप देखोगे फिर से ये जो है वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और इसके बाद वो इंक्रीज होते ही जाता है। तो यहाँ पे इस 4 डिग्री पे, ये जो 4 डिग्री पे ये जो बिहेवियर शो करता है ना, इसी को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री से लेकर के, ध्यान से सुनना, 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री के बीच में जो वाटर शो करता है उसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इस केस में वाटर जो है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई चीज अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर देगी, ठीक है, अभी 4 डिग्री पे, ठीक है, अब देखो 4 डिग्री पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, वो वाटर आइस में होगा या वाटर में होगा, मतलब लिक्विड स्टेट में होगा कि सॉलिड स्टेट में होगा? यस, सॉलिड स्टेट। मैं 4 डिग्री की बात कर रहा हूँ बच्चा, सर लिक्विड स्टेट। लिक्विड ना, तो यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में होगा 4 डिग्री पे, बराबर। और 0 डिग्री पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे सॉलिड। सॉलिड। अब आप साफ साफ खुद देख लो यहाँ पे बच्चों, अगर मैं सॉलिड स्टेट पे हूँ मतलब मैं 0 डिग्री पे हूँ, 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है, 1000.10 या इससे थोड़ा सा ऊपर है ना, 1 पकड़ लो या 12 पकड़ लो, तो 1000.12 इतना इसका वॉल्यूम है, कहाँ पे, 0 डिग्री पे।
और जैसे ही मैं 4 डिग्री पे आता हूं तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, मैंने जैसा आपको बताया, जब भी वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है ना। Yes, sir. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, Increase. हाँ, Increase. इंक्रीज होगा। अब जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो हैवी होता है या लाइट वेट होता है, क्या होता है बोलो। Heavy होता है सर। हैवी होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सॉलिड के कंपैरिजन में, मतलब इस आइस के कंपैरिजन में हमारा जो लिक्विड होगा, लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस विच हैव अ हायर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड आइस, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारा लिक्विड होगा वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो आइस होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा। Okay, so this is the reason why ice floats on the water, because at 0 degree Celsius its volume increases, and due to the increase in volume its density decreases. So being at the lowest density compared to this 4 degree Celsius, so it will float on water. और 4 डिग्री के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिग्री बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। 4 डिग्री बाद टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। बट अभी आप एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मारता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। सी, ये वो पॉइंट है जहां पे, अब मैं इसके नीचे आता हूं, इसके नीचे मेरा टेम्परेचर कितना है, लगभग मैं बोलूंगा मेरा टेम्परेचर कुछ 8.8 है, राइट। यस, तो यहाँ पे मैंने जो ये 8.8 पे लाइन मारा, तो ये 8.8 टेम्परेचर पे और ये 0 डिग्री पे वॉल्यूम हमें सेम मिलता है कि नहीं, वाटर का और आइस का। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, एट 0 डिग्री एंड एट 8.8 डिग्री। सर योर वॉइस इज लो। अच्छा, अभी आ रही है आवाज मेरी प्रॉपर? यस, यस सर। ओके, यस तो सर। मैं ये कह रहा था 0 डिग्री पे और 8.8 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा हमारे लिक्विड का वो इक्वल होगा, ठीक है। और 4 डिग्री पे, तो अभी आपको ना यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, एट विच टेम्परेचर द लिक्विड हैज द लोएस्ट वॉल्यूम, क्या आंसर दोगे इसका? 4 डिग्री सेल्सियस। यस, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि एट विच temperature the water has the I can say lowest density, नहीं चलेगा, ठीक है। डेंसिटी की टर्म में पूछोगे तो 4 डिग्री पे तो डेंसिटी छोटा नहीं होगा, वो काफी बड़ा ही होगा हमारा, ठीक है। 4 डिग्री पे आप बोल सकते हो तो डेंसिटी भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हो जाएगी बाकी किसी भी टेम्परेचर के मुकाबले। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 4 डिग्री पे यू विल गेट द हाईएस्ट डेंसिटी, है ना। पूरे वाटर के केस में 4 डिग्री पे जितनी डेंसिटी उतना कहीं पे भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 डिग्री पे जो वॉल्यूम है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम है, तो 4 डिग्री पे डेंसिटी भी जो होगी सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर वी गेट द लोएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट डेंसिटी, राइट। यस, यस सर। ओके, तो ये तो बात हो गई एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की। तो इसी की वजह से क्या होता है ना बच्चों, जो अभी हमारे एंटार्क्टिका होते हैं या फिर हमारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस गिरती है, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना वो क्या करते हैं ना, उनका जो अपर सरफेस होता है ना, अपर सरफेस खाली वो सॉलिड होता है, आइस होता है, बट नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री में होता है। मैं आपको अभी थोड़ा होप सेपरेटस एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आपको जो है और अच्छे से समझ जाएगा। ओके सर बोलो। सर आप एक और बार एक्सप्लेन करोगे, आइस की फ्लोट होता है वाटर पे। हाँ ठीक है, करता हूँ ना, कोई बात नहीं, सुनो यहाँ पे। सी, द क्वेश्चन इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसका आंसर सुनो, क्या लिखोगे आप,
अब यहाँ पे आइस वाटर पे फ्लोट क्यों होता है? तो देखो, कभी भी कोई भी चीज फ्लोट होने के लिए, अगर मैंने सपोज वाटर के अंदर कोई भी चीज डाली, अब अगर जो चीज मैंने वाटर के अंदर डाला अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो सबमर्ज हो जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। पर अगर उसका डेंसिटी कम है वाटर के कंपैरिजन में तो वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब वाटर में आइस डालते हैं तो वाटर का तो टेम्परेचर, चलो मैंने बोला वो 0 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, है ना, वाटर है लिक्विड स्टेट में तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा होगा। तो हमने ये देखा हमने ये देखा कि हमारा जो वाटर है, अगर सपोज मैंने 4 डिग्री पे ले लिया या 5 डिग्री पे ले लिया, तो इस केस में तो हमारा जो वाटर है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि उसकी वॉल्यूम कम होती है, राइट। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलता है वो इतना मिलता है, राइट। तो ये वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, और जिसका भी डेंसिटी कम होगा तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है। जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो आइस है उसका डेंसिटी जो है कम होता है, तो डेंसिटी कम होने के कारण वो क्या करता है, आइस जो है उस वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर सिंपली ये लिखोगे, बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड द लोवेस्ट डेंसिटी द आइस क्यूब्स विल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, एंड दैट विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ओके। अभी इसी को आप एनोमलस बिहेवियर में और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, सॉरी होप्स apparatus पे। तो यहाँ पे ये जो होप्स apparatus है, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये होप्स apparatus है। इस होप्स apparatus का यहाँ पे नीचे ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो 5.6 है ये टाइम और टेम्परेचर ग्राफ जो दिख रहा है ये होप्स apparatus को देख करके ग्राफ बनाया है। अब तो आपको एक चीज यहाँ पे खाली याद रखनी है बच्चों कि होप्स apparatus जो है ना हमारा इसी फंडा पे काम करेगा जो हमारा डेंसिटी और वॉल्यूम का जो फंडा है उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण क्या होगा कि हमारी जो चीजें हैं वो भी वेरी करेंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे होप्स apparatus में क्या होगा, मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है मेरा, और इस कंटेनर में आप देखोगे तो इसके अंदर हमने वाटर फिल करके रखा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर के हम जो अंदर है थर्मोमीटर डालते हैं, है ना। तो एक थर्मोमीटर ऊपर की तरफ होगा और एक थर्मोमीटर नीचे की तरफ होगा। तो जो थर्मोमीटर ऊपर की तरफ है उसको हमने नाम दिया है T2 और जो नीचे उसको नाम दिया हमने T1, ओके। तो ये दो थर्मोमीटर है हमारे पास, T2 और T1, ओके। चलो अब आगे देखो क्या होगा। अब मैं T1 T2 के करीब में, ध्यान सुनना बच्चों, T2 के करीब में मैं एक फ्रीजिंग मिक्सर रखता हूँ, है ना, फ्रीजिंग मिक्सर। तो मैं T2 के पास में क्या करता हूँ, ऐसे बहुत सारे आइस क्यूब्स लेके आता हूँ और एक फ्रीजिंग मिक्सर लेके आता हूँ, मतलब जनरली जो हमारे ड्राई आइस होते हैं ना उनको लेके आता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मैं वो सारे फ्रीजिंग मिक्सर क्या कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सर को प्लेस करता हूँ तो बच्चों क्या होगा, अब इसके कांटेक्ट में जो ये वाटर आएगा, इसके कांटेक्ट में जो ये वाटर आएगा, ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर अपना टेम्परेचर जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है? वॉल्यूम डिक्रीजेस। अभी आप मान लो कि इसका जो वॉल्यूम है ना बच्चों, ये सॉरी इसका जो टेम्परेचर है ना पूरे वाटर का, मान लो वो रूम टेम्परेचर पे, मान लो वो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको इसके कांटेक्ट में लेके आया फ्रीजिंग मिक्सर के, तो मैं ये देखता हूँ कि वो हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है और अपना टेम्परेचर जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना टेम्परेचर जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज फ्रीजिंग मिक्सर क्या करेगा, उसका हीट एनर्जी जो है ले लेगा। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब हमने पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो देखो, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, बट डेंसिटी इंक्रीजेस, है ना। बट डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये कब तक होगा बच्चों, ये कब तक होगा, ये जब तक हम 4 डिग्री 30 सेल्सियस डिग्री से 4 डिग्री आ जाए तब तक। 4 डिग्री के बाद ये फॉलो नहीं होगा, ये कंडीशन फॉलो तभी होगा 4 डिग्री तक, ठीक है।
टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट डेंसिटी इंक्रीजेस। अब चलो देखो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। अब ये जो मेरा पहला केस था, मतलब मेरा जो ऊपर का जो वाटर था, सपोज यहाँ पे जो वाटर है इसका टेम्परेचर कम हो गया, चलो मैंने बोला इसका टेम्परेचर ना 30 डिग्री था, 30 डिग्री से इसका टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया। अब ऑब्वियस है अगर ये वाटर का टेम्परेचर 25 हो गया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण वो वाटर नीचे आ जाएगा, राइट। यस सर। वो वाटर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा तो उसका वो वाटर नीचे आ जाएगा। और नीचे की वाटर अभी कितना, नीचे का वाटर कितने टेम्परेचर पे है, 30 डिग्री पे, तो इसका जो अगर ये 30 डिग्री पे है तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे वाटर का ट्रांजिशन होगा, ऊपर से वाटर नीचे आ जाएगा 25 डिग्री वाला, और 30 डिग्री वाला ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये इतना केस सबको समझा कैसे हो गया ये? यस। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, और ऊपर जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, मतलब सॉरी नीचे से ये अभी सपोज नीचे से मेरा जो वाटर ऊपर गया वो 30 डिग्री वाला ऊपर गया ना। यस सर। तो देखो अभी अभी क्या होगा, ये थर्मोमीटर जो है इसका रीडिंग T1 का रीडिंग अभी 30 डिग्री से 25 पे आ जाएगा, है ना। T1 का रीडिंग 30 से 25 पे आ जाएगा। अब T2 का क्या होगा, अब वापस से यहाँ पे जो वाटर है मेरा, है ना, फिर से मेरा जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वो वाटर का टेम्परेचर फिर से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे इस वाटर का टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब मान लो इसका टेम्परेचर हो गया कितना, 20 डिग्री, है ना, इसका टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। फिर से ये 20 डिग्री वाला वाटर नीचे आ जाएगा और ये 25 वाला क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, नीचे 20 डिग्री आ गया और ऊपर कितना आ गया वापस, यस 25। ओके गुड। तो नीचे मेरा 20 डिग्री वाला वाटर आ गया और ऊपर पहुंच गया 25। क्यों ऊपर गया 25, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम थी। अब ये T1 का रीडिंग जो है बच्चों ये फिर से कम होगा, T1 का रीडिंग जो है फिर से कम होगा, ठीक है। और T2 का भी कम होगा, T2 का भी अब 20 से मतलब 30 से 25 पे आ जाएगा। अब फिर से ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री हो गया, है ना, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 25 से 15। अब ये टेम्परेचर 15 हो गया। अब चलो मैं इतना धीरे धीरे जाता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे आ गया बच्चों अभी 6 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे आ गया, 6 डिग्री। अब ऑब्वियसली अगर मैं 6 डिग्री पे आ गया तो इसका जो डेंसिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये नीचे आ जाएगा और ये पूरा वाटर ऊपर जाएगा, बराबर, ये पूरा वाटर क्या यस होगा, सर। ऊपर जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मेरे पास नीचे जो है मान लो 6 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है और ऊपर मेरे पास मान लो 10 डिग्री का टेम्परेचर है, बराबर। अब क्या होगा कि ये जो 10 डिग्री है अब ये भी फॉल होना स्टार्ट होगा टेम्परेचर, और मैं कहता हूँ इसका टेम्परेचर फॉल होते होते ये आ गया 4 डिग्री पे। कितने पे आ गया, 4 डिग्री पे। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे वाटर 4 डिग्री पे है तो हमने पढ़ा है 4 डिग्री पे क्या होता है, 4 डिग्री पे वॉल्यूम जो होता है सबसे कम होता है, बट डेंसिटी क्या होता है, सबसे मैक्सिमम। ज्यादा, है ना। तो वॉल्यूम इज मिनिमम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज मिनिमम और डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो 4 डिग्री वाला वाटर क्या होगा, अब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये जो 4 डिग्री वाला वाटर है ये अब क्या होगा, ये अब नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास अभी नीचे की तरफ कौन सा टेम्परेचर वाला वाटर हो गया, 4 डिग्री। और ये जो 6 डिग्री वाला था, यस मान सर। लो ये जो 6 डिग्री वाला था ये ऊपर चले गया, 6 डिग्री वाला कहाँ चले गया, ऊपर। अच्छा, नीचे जो 6 वाला था वो ऊपर गया और जो 4 वाला था नीचे आ गया। अब ये T1 का रीडिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 4। T1 का रीडिंग हो गया 4 और T2 का रीडिंग हो गया 6। अब देखो क्या होगा, अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से ये जो ऊपर वाटर है 6 डिग्री वाला, इसका टेम्परेचर अब डिक्रीज होके सपोज 4 हो गया। कितना हो गया, मान लो 4। अच्छा चलो 6 से अगर वो 5 भी होता है, अगर 6 से वो उसका टेम्परेचर 6 से 5 आता है, तो क्या मुझे होता है ये 5 वाला वाटर नीचे आएगा क्या, नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी जो है 4 वाले से कम है। चलो अगर मैंने कहा इसका टेम्परेचर अगर इक्वल टू 4 हो गया, इसका टेम्परेचर यहाँ पे 4 हो गया, तो अब तो दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो वो ऊपर ही रहने वाला है। चलो अब मैंने कहा कि इसका अगर डेंसिटी जो है मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या अब ये वाटर नीचे आएगा बच्चों,
नो सर। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने ऊपर ग्राफ में देखा, हमारा ग्राफ जो है क्या होता है, 4 डिग्री के बाद रिवर्स ऊपर जाता है ना, 4 डिग्री के बाद ग्राफ जो है रिवर्स ऊपर जाता है, मतलब आफ्टर 4 डिग्री अगेन वॉल्यूम इंक्रीज है। ठीक है, 4 डिग्री फिर से क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं, इसके लिए कंडीशन अलग होगा। ठीक है, ये मैंने बताया 30 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। ये कब होगा, 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर कि नहीं? यस सर। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डेंसिटी डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो लाइट वेट होगा, वो तो फ्लोट करेगा। तो 3 डिग्री वाला वाटर जो है 4 डिग्री के कंपैरिजन में डेंसिटी कम है, तो वो क्या रहेगा भाई, अब वो तो ऊपर ही रहने वाला है। अच्छा, टेम्परेचर और कम हो गया, टेम्परेचर मान लो और कम हो गया, अब वो जो है 1 डिग्री पे आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस। अभी भी वो नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है कम है कंपेयर टू 4 डिग्री, तो 4 वाला नीचे कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब मान लो इसका टेम्परेचर अब 0 हो गया, 0 डिग्री। अब तो क्या होगा, अब तो यहाँ पे फेस ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। अब ये यहाँ पे अपर लेयर का वाटर जो है ना बच्चों, वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा 0 डिग्री पे। ठीक है, और ये जो आइस होगा ये ऊपर फिर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बट धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी ये मेरा बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट नहीं है, ये एक छोटा सा टेस्ट मतलब बीकर है या फिर हम कंटेनर बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर जो है नीचे तक भी जाएगा और फिर हमारा पूरा जो है मिक्सचर का जो पूरा है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। बट फिर भी पहले सबसे जो टेम्परेचर फॉल होगा 0 डिग्री पे, वो ऊपर T1 का, T2 का होगा या T1 का होगा? यस, T2। तो T2 का जो सबसे पहला टेम्परेचर है 0 पे जाएगा, T1 का बाद में जाएगा किसी टाइम के बाद। तो देखो नीचे इसका ग्राफ है, अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा ना, ये देखो ग्राफ है, देखो ये T2 वर्सेस T1 ग्राफ है। ठीक है, T2 कौन सा था, अपर वाला या लोअर वाला थर्मोमीटर? अपर वन। तो T2 इज द अपर थर्मोमीटर, तो मैं UT लिख देता हूं, अपर थर्मोमीटर, एंड T1 इज द LT, लोअर थर्मोमीटर। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखोगे बच्चों T1 का जो, देखो T1 और T2 देखो दोनों यहाँ पे 4 डिग्री पे एक साथ में आ गए है ना, इतने मिनट पे। यस सर। पर अगर आप देखोगे T1 का जो ग्राफ का रेट है वो थोड़ा फास्टर है, देखो वो नीचे वाले कर्व से आ रहा है और T2 का ऊपर वाले कर्व से आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है T2 के साथ, क्योंकि नीचे का सारा जो वाटर था, हॉट वाटर, वो बार बार ऊपर जा रहा था ना, तो इसलिए यस। T2 वाले को जो है 4 डिग्री पे आने के लिए टाइम लगा और T1 वाला जो है फटाक से आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी आप देखो T2 वाला जो है, देखो वो 0 पे बहुत जल्दी आ गया है ना, T2 वाला जो है 0 पे बहुत जल्दी आ गया आफ्टर रीचिंग द 4 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आप T1 वाले को देखोगे तो 4 डिग्री पे आने के बाद जो है 0 पे कुछ टाइम के बाद आ रहा है, लगभग 10-15 मिनट के बाद। देख पा रहे हो कि नहीं ग्राफ में? यस सर। ओके, सो ये जो ग्राफ है ये मेरा टाइम ग्राफ है, राइट, ये मेरा टाइम ग्राफ है किसके लिए, होप्स एपेरेटस के लिए। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बताया है, तो ये देखो यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पे क्या होगा, अभी सपोज ऊपर का लेयर्स, ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर मान लो -4 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना कम हो गया। तो सबसे पहला बताओ वाटर कूल किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? सबसे पहला वाटर ऊपर कूल होगा या नीचे होगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया तो? सर -4। नीचे। मेरा क्वेश्चन सुनो, देखो मैंने कहा सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो -4 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वजह से सराउंडिंग के कांटेक्ट में तो अपर सरफेस है ना वाटर का, है यस ना, सर अपर होगा। तो अपर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले फॉल होगा। मान लो ये वाटर का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये 4 डिग्री कांटेक्ट में, तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर फॉल होगा। तो ये 10 से जो है ये किस में आ गया, मान लो ये 10 से आ गया 6, मतलब 7, 6, 4। तो अगर ये 4 डिग्री पे आ गया तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर का वाटर नीचे आ जाएगा पूरा, और नीचे का वाटर किधर जाएगा, ऊपर। अब ऊपर का वाटर का यस सर। टेम्परेचर का भी 4 डिग्री हो गया, 4 से 3 हो गया है ना, 4 से 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो ऑब्वियसली अब तो वो आइस बनना भी शुरू हो जाएगा। बट नीचे का वाटर 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री तो अभी भी लिक्विड स्टेट में है,
तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है कोल्ड रीजन में, तो वो जो है पानी के नीचे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि पूरा वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, पूरा वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है, खाली अपर लेयर जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नीचे का पानी है वो 4 डिग्री की वजह से क्या होता है, वो उसका डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो जो है नीचे की तरफ ही रहता है इन अ लिक्विड स्टेट। सो सी कैसे नेचर जो है हेल्प करता है एक्वेटिक एनिमल्स को सरवाइव करने में, राइट। तो ये एक तरीके से उनके लिए सर्वाइवल ही हो गया ये, है ना। अगर एनोमलस बिहेवियर वाटर बिहेव नहीं करता तो सबसे पहले तो नीचे का पानी बर्फ बनता, फिर ऊपर बनता, समझ रहे हो। तो यस, दिस वाज द होप्स एपैरेटस। किसी को कोई डाउट है होप्स एपैरेटस में बच्चों? सर वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो? यस सर। देखो अगर हम रूम में हैं तो रूम का जो टेम्परेचर होगा वाटर का भी, अगर रूम हमारा 30 डिग्री पे है तो वाटर का टेम्परेचर भी 30 डिग्री पे ही होगा, या 30 से कुछ कम बोलो, 29, उससे ज्यादा नहीं हो। सर तो ये, हाँ बोलो। सर जब वाटर का टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस था तब आइस फ्लोट हो रहा था। वाटर का टेम्परेचर 4 to 5 था। हाँ आपने बताया। हाँ तो मेरा जब तो सर वाटर जब 4, 30 हो जाएगा सर तब वो सिंक हो जाएगा ना? क्या क्या क्या? सर जब वाटर का टेम्परेचर 30 हो जाएगा तब आइस सिंक हो जाएगा ना? जब वाटर का टेम्परेचर 30 हो जाएगा तो आइस जो है वो सिंक हो जाएगा। यस सर। यस, अगर अभी देखो अभी वो सिंक वहां पे क्यों हो जा रहा है, क्योंकि 30 डिग्री के कंपैरिजन में जो 4 डिग्री का वॉल्यूम है वो कम है, बराबर। 30 डिग्री कंपैरिजन में 4 डिग्री का वॉल्यूम जो है वो कम है। बट अभी अभी यस क्या होता सर। है पता है क्या, जब भी हम आइस को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो आइस क्या करता है ना, आइस के सराउंडिंग में जो वाटर होता है ना बच्चों, उसका टेम्परेचर फटाफट फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे ही मैंने आइस को वाटर के अंदर डाला तो उसकी वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है फटाफट फॉल होना स्टार्ट होता है। तो इस वजह से वो आइस जो है ना फ्लोट होता है। अदरवाइज तो वो तो नीचे ही जाना चाहिए, बिकॉज अगर हम ग्राफ को देखें यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ को, तो इस ग्राफ के मुकाबले अगर देखो मैंने अगर यहाँ पे ये 10 डिग्री भी ले लिया है ना, 10 डिग्री पे आप देखो वॉल्यूम कितना है, 10 डिग्री पे वॉल्यूम है समथिंग ज्यादा है। 1000.20 है ना। 4 डिग्री कंपैरिजन में तो वॉल्यूम कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो डेंसिटी जो होगा, हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, है ना। यस सर। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतना कम होगा, और डेंसिटी कम हो जाएगा तो जीरो वाला जो आइस होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो तो फ्लोट सॉरी वो तो सिंक हो जाना चाहिए आइस यस क्यूब, सर है तो ना। फ्लोट कैसे होता है? हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो फ्लोट इस वजह से होता है क्योंकि वो जैसे ही हमने आइस क्यूब्स को डाला ना पानी के अंदर, तो वो क्या करता है, वो अपना जो क्या बोलते हैं वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और वो उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है ना, वो मतलब आइस के सराउंडिंग में जो वाटर होता है ना, वो उस वाटर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, 0 डिग्री पे लेके चले जाता है। और अभी मैंने आपको बताया भी था, देखो जैसे एक आइस क्यूब है मेरे पास, अब आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो मैंने बताया था ना ये मेल्टिंग का वाटर जो होता है इसका टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब जब यस तक सर। मेरा पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक उसका वाटर का टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो वो आइस को जैसे हमने पानी के अंदर डाला ना, तो वो इतना, अभी देखो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वो फटाफट जो है मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और उस मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होगा कि उसके सराउंडिंग का जो आइस के सराउंडिंग का जो वाटर होगा ना, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, और इस वजह से फिर वो फ्लोट करता है, ठीक है, इस वजह से वो फ्लोट करता है। पर अगर आप हैवी आइस को डालोगे तो देखो पहले तो वो नीचे ही जाता है, अगर आप हैवी आइस को, अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, फ्लोट करने का भी मतलब क्या होता है, अभी आप देख लो जरा। अभी सपोज ये मेरा आइस है, मैंने आइस को डाला, तो वो क्या पूरा ऐसा ऊपर फ्लोट करता है क्या? नो सर। नहीं ना, वो थोड़ा सा नो ऐसे सर। अगर आइस डाला तो हमने थोड़ा सा वो ऐसे नीचे रहता है फ्लोट करते हुए, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, यस सर। अभी ये क्या करता है, ये जो नीचे आया है ना, हल्का सा जो नीचे आया है, ये नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑफ इस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ये इतना पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। अगर डेंसिटी कम, अगर कम ही होती तो ये तो ऊपर ही रहता ना, नीचे ही क्यों आता फिर वो उतना भी, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, और इस वजह से वो फ्लोट करता है, वो जो है सबमर्ज नहीं होता उसके अंदर। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चंस, या किसी और कोई क्वेश्चंस है? क्या क्लियर हो गया होप्स एपरेटस? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है सर बच्चों, होप्स एपरेटस। यस, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा सर है? होप्स apparatus में लास्ट में पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों ये मेरा एनवायरनमेंट, ये मैंने जो होप्स एपरेटस लिया है ना बच्चों, ये इसका जो
लेंथ होता है ना, इसका लेंथ मिनिमम हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर होता है। तो अभी हमने फ्रीजिंग मिक्सर रखा है आइस, तो ऑब्वियसली वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर अगर हम ये लेक की बात करें तो क्या ये मेरा लेक का जो लेंथ होता है ये 10-15 सेंटीमीटर होता है क्या इसका ये विड्थ? नो सर। ये तो फिलहाल मीटर्स में होगा, है ना। तो मीटर्स में होने की वजह से क्या होता यस है सर। कि ये पूरे वाटर को आइस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर, इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, ओके सर। ओके, यस, एनी मोर क्वेरीज? एक बार आप लोग होप सेपर्स को एक बार फिर से थियरी पढ़ लेना, यहाँ पे देखो बाजू में सब थियरी लिखी हुई है स्टार्टिंग से, यहाँ से, है ना, स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर सर। ऑफ वाटर यूजिंग होप सेपर्स। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर ड्राई आइस और नॉर्मल आइस में क्या फर्क है सर? ड्राई आइस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और नॉर्मल आइस जो है वो वाटर से बनता है। यस, और कोई क्वेश्चन? सर तो ड्राई आइस भी वाटर में वैसे बिहेवियर शो करता है जो नॉर्मल आइस करता है? हाँ करेगा ना, क्योंकि उसकी भी डेंसिटी वहां पे कम हो जाती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यस गैस सर। को अगर आप कूल करोगे ना, बहुत ज्यादा कूल करोगे, तो वो आइस में कन्वर्ट होता है, उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, और जनरली ओके ड्राई सर। आइस को हम बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कूलिंग पर्पस के लिए। तो ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है ना, जनरली यहाँ पे भी हम ड्राई आइस को यूज करते हैं। ओके सर। ओके, तो यस वी कैन एंड दिस मीटिंग। सबका डाउट्स क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। अच्छा